अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पीएसएल स्पेशल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज को। याद रहे 2020 मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त साल रहा। 10 में से सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान को। अनफॉर्चुनेटली यही 2 मैचेस थे विच मैटर्ड द मोस्ट, क्योंकि एक मैच में उनको क्वालिफायर खेलना पड़ा और दूसरे मैच में वो पीएसएल की ट्रॉफी की दौड़ से आउट हो गए। इस साल मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड और भी ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है। एक बार फिर शान मसूद को बहैसियत कप्तान हम देखेंगे मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्ट में पिक्स किए हैं मुल्तान सुल्तान ने। आगे चल के हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुल्तान सुल्तान के जनरल मैनेजर हैदर अजहर को भी शामिल करें और उनसे भी ज़रा इनसाइट्स हासिल करने की कोशिश करें कि इस बार क्या स्ट्रैटेजी और किस प्लानिंग के साथ वो ग्राउंड में उतरने वाले हैं। राइट, हमारे पैनलिस्ट से भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपका। आज बतौर एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और फॉर्मर क्रिकेटर महमूद हामिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कशन का आगाज़ सिकंदर बख्त आपसे करते हैं। 2020 बहुत ही शानदार रहा मुल्तान सुल्तान के लिए। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि 10 में से 8 मैचेस जीतने में कामयाब हुए। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था बड़े इनविंसिबल हैं और इनको शिकस्त देना नामुमकिन नज़र आ रहा था। इस बार उनका स्क्वाड आपको कैसा लग रहा है? यार देखो, स्पिनर्स तो स्ट्रॉन्ग है उनके। तो उस्मान कादिर है, ताहिर है, अफरीदी है। हमारी पिचों के ऊपर मैं हमेशा, आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हो, मैं हमेशा मतलब पुश करता हूँ कि जी स्पिनर्स अच्छे होने चाहिए आपके पास। स्पिनर्स से मतलब है स्पिनर्स से प्रेशर पड़ता है। पेस में भी उनके पास सोहेल खान है, सोहेल तनवीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन शॉर्ट फॉर्मेट। मगर मुझे इमरान खान से जो सीनियर है उनका समझ में नहीं आया। वो काफ़ी मतलब या तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, फिर अचानक आ जाते हैं, उनको पिक कर लिया जाता है। वैसे सिकंदर वो सप्लीमेंट्री में है तो हो सकता है उनका चांस ना बने, बट इंटरेस्टिंग ये है कि 2 यंग पेसर्स को उन्होंने शामिल किया और दोनों का ताल्लुक सिंध से है। शाहनवाज धनी और मोहम्मद उमर दोनों यंगस्टर हैं अर्ली 20s में अपनी, तो इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। हाँ, वो इंटरेस्टिंग होंगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस टीम में लगती है पिक, वो रिजवान की लगती है ना। और वाइस कैप्टन भी बनाया है उसको। नहीं, मैं वो आएंगे अजहर साहब तो उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन होता है वो क्या कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। और हमारा जो बाबर के बाद अगर कोई कप्तान है और जो परफॉर्म जिसने किया T20 में वो रिजवान है, तो उसको क्या कप्तानी का आप शर्फ नहीं देंगे? और हम बट इंटरेस्टिंग टू सी कि उसको वाइस कैप्टन बनाया है। शान मसूद उनके पहले सीजन से कप्तानी कर रहे हैं, तो हो सकता है एक कंफर्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस शान मसूद में उनको ज़्यादा हो। विल टॉक अबाउट इट लेटर। हैदर भी हमें ज्वाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे भी इस बारे में बात करें। महमूद अहमद, ओवरऑल बड़ी अच्छी बैलेंस साइड नज़र आती है मुल्तान सुल्तान की, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स भी इसमें मौजूद हैं, तेज़ खेलने वाले भी मौजूद हैं, वर्सटाइल प्लेयर्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ नंबर से बैट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस इनकी देखी जाए बड़ी अच्छी रही है, और पहले जब इनका सीज़न था उसमें भी इनिशियली इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद ये एकदम इनका ग्राफ नीचे आया था। लेकिन अगर आज इस दफ़ा टीम की बात करते हैं तो इनकी जो 2 इंडक्शन है डेफिनेटली, जो मैंने इनको देखा भी है, शाहनवाज धानानी और मोहम्मद उमर को अभी मैंने पाकिस्तान कप में भी इनको बड़ा थॉरली वॉच किया डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे के अंदर। बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्विक इनफ हैं, अच्छी मेरे ख्याल से इनकी सिलेक्शन हुई है। और उसके अलावा जैसे सिक्कू भाई ने कहा, जो इम्पोर्टेंट है कि T20 क्रिकेट स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो स्पिनर्स जो कि आपको आउट करके दें। तो इमरान ताहिर आपके पास, और जो दोनों लेग स्पिनर हैं उस्मान कादिर और शाहिद आफरीदी, ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और विकेट टेकिंग बॉलर्स जो होते हैं वो टीम को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, वो मैच जितवाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस है फास्ट बॉलिंग में भी देखा जाए। फिर इनके पास सीनियर्स में सोहेल खान भी आ जाते हैं, सोहेल तनवीर एक एक्सपीरियंस है इनके पास जो कि बीच में आपको विकेट लेके दे सकते हैं। फिर इमरान खान की जैसे बात की, अभी इमरान खान को भी मैंने देखा, अभी KPK से खेल रहे थे, तो इन्होंने एज ए सीनियर बॉलर KPK को जिस तरह सेमीफाइनल जितवाया, एकदम बीच में आउट करके दिए इन्होंने, तो एक सीनियर प्लेयर का डेफिनेटली इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम इनकी टीम देखें, इनकी बैटिंग लाइनअप में भी देखें, राइलो रोसो हैं इनके पास, शोएब मकसूद इनके पास हैं जो आउटस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर लग रहे हैं। तो टीम इन्होंने बड़ी अच्छी बैलेंस की है। तो टीम है बेसिकली, मैं जो समझता हूँ जो बॉलिंग अच्छी करता है वो
जीता है तो उन्होंने अपनी बॉलिंग साइड को बहुत अच्छा किया। वैसे देखा जाए तो पिछले साल भी मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड बड़ा ही तगड़ा था, इस बार और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है उन्होंने अपने स्क्वाड को, कुछ बॉलर्स ऐड किए हैं, फिर क्रिस लिन इसमें ऐड हो गए। आलिया, क्रिस लिन की एक एडिशन जो है ना ये बड़ी इंप्रेसिव साबित हो सकती है मुल्तान सुल्तान के लिए, और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी आए हैं, वो सहारा देंगे शान मसूद को एज अ वाइस कैप्टन, और बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, ऑप्शंस भी आ गए हैं कि रिजवान से ओपन करा सकते हैं या नीचे खिलाना है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है मुल्तान सुल्तान को लेकर हमें। बिल्कुल, क्रिस लिन आपको पता है कि T20 का कितना बड़ा नाम है। बिल्कुल। वो लाहौर कलंदर में भी उनको भी जो सेमीफाइनल में पहुंचाने का जो सेहरा था, वो उन्होंने भी एक मैच सिंगल हैंडेडली जितवाया था, आपको याद होगा, कलंदर्स को। तो उस हवाले से तो जाहिर है कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो इनमें शामिल हैं। कॉम्बिनेशन नजर आता है कि बड़ी सोच समझ के जो है वो बनाया जाता है। रिजवान की बात हो रही थी, ये देखना होगा कि कराची किंग्स ने तो उनको बेंच पे रखा, तो अब इनका क्या प्लान है, क्या वो प्लान ए में शामिल होंगे, खेलेंगे एज विकेट कीपर बैट्समैन, या ये खुशदिल शाह से कीपिंग कराएंगे? क्योंकि ये भी है ना दानिश कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जाहिर है कि आपको बैटिंग को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। लकीली रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और खुशदिल शाह भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी पिक है। ये तारीफ करनी बनती है कि शान मसूद को जिस तरह इन्होंने कप्तान बनाया था, वो शुरू में बहुत स्ट्रेंज डिसीजन लग रहा था कि शान मसूद T20 के प्लेयर ही नहीं है और उनको आप कप्तान बना दें, लेकिन शान ने बहुत अच्छी, कम से कम कप्तानी बहुत अच्छी की, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। अगरचे मेरा ख्याल है कि आपको शायद याद हो कि लास्ट ईयर जो शान मसूद जो टॉप में तेज स्कोर करने में इतने कामयाब नहीं हुए थे, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन ड्रॉप की थी और फिर वो अपने आप को नीचे लेके आए थे। अब देखते हैं कि वो कहाँ खेलते हैं, कहाँ देख रहे हैं वो अपने आप को, मगर ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान वो जो हमारा कोविड की वजह से गैप आ गया और वो जो मोमेंटम ब्रेक हो गया, उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। अदरवाइज लग रहा था कि बस ये ले जाएंगे जो है लास्ट ईयर का PSL, मगर उससे ज्यादा तारीफ दानिश टीम पे तो हम बात करते ही हैं, जो मैनेजमेंट है ना पीछे वो बड़ी तगड़ी है। और आप देखें कि वो जिस तरह एंडी फ्लावर और उनके जो खास तौर पे जो उनके क्रिटिकल जो एनालिस्ट आए हैं, वो बड़े जबरदस्त और हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जो कि प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, उसका बड़ा फायदा आपको मिलता है। तो पिछले साल तो ग्रुप स्टेजेस पे इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अभी देखना होगा कि इस साल वो इन्हीं उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं, कहाँ रहते हैं। 3 लेग स्पिनर्स को क्यों पिक करते हैं, अब ये बताएं, हैदर कब आएंगे, उनसे बहुत से सवाल करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलिया, हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैदर अजहर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कितने खुश हैं अपनी इस टीम से, बिकॉज ऐसा लगता है कि उनके ख्वाब में भी कुछ पिक्स ऐसी आई थी ना जो उनको पॉसिबल नहीं लग रही थी, वो भी उनके पास आ गई हैं, प्लान का हिस्सा थी या की रहे, जानने की कोशिश करेंगे हैदर अजहर से। हमारे साथ रहेगा, ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं ही और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैदर अजहर। हम पहले सेशन में बात कर रहे थे, अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, बट हैदर अगर आपकी टीम को देखा जाए तो ऐसा लगता है कुछ ड्रीम टीम सी ड्राफ्ट करने में कामयाब हो गए हैं आप। पिछले साल भी आपकी टीम बड़ी तगड़ी थी, अच्छे स्पिनर्स, अच्छे सीनियर्स, अच्छे जूनियर्स में मौजूद थे, बट अब आपने क्रिस लिन भी ले लिया, ऐसा लग रहा है यू वांट एवरीथिंग। क्या चाहते हैं आप लोग? वी वॉन्टेड एवरीथिंग दानिश, वी वॉन्टेड एवरीथिंग, लेकिन जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पिछले साल क्योंकि देखें नई ओनरशिप आई हुई थी तो अभी भी हम ट्रांजिशन फेज में थे, तो हमारा ज़्यादा फोकस यही था कि हम किसी तरीके से कोई पाकिस्तान कोर इस्टेब्लिश कर सकें। जो पिछले साल वी वर वेरी वेरी लकी, कुछ हमारे जो यंग खिलाड़ी थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, प्लस हमें वो नहीं होता बाय लक, हमें सुहेल तनवीर और सुहेल तनवीर जैसे इस्टेब्लिश परफॉर्मर्स भी मिल गए, प्लस राइली रूसो हमें मिल गए जो क्वेटा से 2 प्लेयर्स रिलीज़ हुए थे, तो फिर वी वर एबल टू फॉर्म अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोर। तो इस साल हमारे लिए जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज, ड्राफ्ट से ज़्यादा बड़ा चैलेंज रिटेंशंस था, क्योंकि कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे थे, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो हमारे साथ इमर्जिंग कैटेगरी से साथ रहे थे, कुछ ऐसे थे जिन पर हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा बैंक किया था। तो इस साल हमारे वो जो 8 रिटेंशन थी उनमें उनकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वे वेरी वेरी हैप्पी विद आवर ड्राफ्ट, और देखते हैं अब आगे क्या बनता है। किसको लूज करने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ और किसको हासिल करने का सबसे ज़्यादा खुशी हुई हैदर? अच्छा, मैं अब इसके अंदर दानिश
काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे इट इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर एनी प्लेयर एक्विजिशन पर्सन टू लेट गो ऑफ पीपल। मोहम्मद इरफान, जुनैद खान, ये जब मेरा डेब्यू हुआ था PSL में तब से मेरे साथ थे, तो इन प्लेयर्स का छोड़ना या इन्हें छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मोहम्मद इलियास को हमने एज इमर्जिंग उठाया था, अब माशाल्लाह अब आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म करें डोमेस्टिक में, लेकिन हम रिटेंशन में उन्हें नहीं डाल सके। पिछले साल ज़ीशान अशरफ को जो हमने वाइल्ड कार्ड में पिक किया था, उसके पीछे बुनियादी वजह ये थी कि हमने टूर्नामेंट से पहले जितनी भी 11s बनाई थी उनमें हम ज़ीशान अशरफ को एक मौका और एक रन देना चाहते थे। तो इस टाइप के प्लेयर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट थे जिन्हें छोड़कर हमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन मैं अगर आप खुशी की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हमारी जो 2 इमर्जिंग पिक्स हैं, क्योंकि हमने जो 1 और 2 आइडेंटिफाई किए थे अपनी शॉर्ट लिस्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो दोनों प्लेयर्स मिल गए, शाहनवाज धानी भी और मोहम्मद उमर भी। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि 2 बहुत सीनियर प्रोज पेसर्स आपके साथ मौजूद हैं और 2 यंगस्टर्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली ये दोनों यंगस्टर्स उन दोनों सीनियर्स को देखकर भी सीख रहे होंगे, सो इट्स अ विन विन सिनेरियो फॉर यू हैदर। इट इज़ अ विन विन सिनारियो। और दानिश, हमारे लिए ना, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि ड्राफ्ट ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था, रिटेंशन थी। तो जब हम ड्राफ्ट एंटर किए थे तो हमें पता था कि हम लोग, क्योंकि हमारी पिछले साल परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि हमारे सारे प्लेयर्स की कैटेगरीज ऊपर हो चुकी हुई थी, तो जिसके बाद वी हैड टू बी वेरी वेरी सेंसिबल। तो हमने फिर ये वाला गैम्बल किया कि हमने अपनी डायमंड को फुल रखा, गोल्ड को फुल रखा। तो हम लोग एक पहली पिक कर रहे थे प्लैटिनम में, फिर हमारी सिल्वर में ही पिक थी। तो हम लोगों को जब क्लियर कट हमने एक प्लान बना लिया कि इस साल हमने दोनों अपने इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स लेने हैं, तो वी वांटेड टू गो फॉर एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स। दैट इज़ वाई हमने फिर सिल्वर में सुहेल खान जब अवेलेबल हुआ हमने उन्हें पहले लॉक किया, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी था। और फिर बाद में इमरान खान भी हमें मिल गए, हमने सोहेबुल्लाह को भी उठाया। तो दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड आवर ड्राफ्ट। और जिस तरह आपने कहा कि ना सिर्फ ये बॉलर्स सुहेल तनवीर से, सुहेल खान से, इमरान खान से सीखेंगे, बट दे विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अजहर महमूद हु इज आवर बॉलिंग कोच। ठीक है, ये तो थी हमारी इनिशियल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दीगर एक्सपर्ट्स को भी इन करते हैं। सिकंदर, वैसे ऑन पेपर देखने में ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है और बड़े ज़बरदस्त वर्सटाइल प्लेयर इस टीम में नज़र आते हैं। अगर 11 बनाने बैठे आप तो काफ़ी नाइटमेयर होगा ये, क्योंकि समझ नहीं आता कि इसमें से किन 11 को पिक करेंगे आप। देखें, वो अभी अजहर कह रहे थे ना, मेरा बस चलता तो मैं सारे उठा लेता। तो टीम इस तरह नहीं बनती, टीम खिलाई जाती है। खिलाना कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर उठा के अपनी टीम में ले आएँ। हमने कई ऐसे टूर्नामेंट्स में और चैम्पियनशिप्स में देखा है जिसमें वो फेल हो जाते हैं, और सारे बेस्ट डाल लो तो कुछ नहीं होता। खेलने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसा खेलते हैं ऑन द स्पॉट, ऑन दैट डे, ऑन सिचुएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर मैं एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है कि लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि मोहम्मद इलियास को उन्होंने एज इमर्जिंग प्लेयर लिया था, इमर्जिंग लिया था ना शायद, और फिर उसको बनाया, उसके बाद उसको वो रिलीज़ कर गए। एक चीज़ अच्छी है लाहौर कलंदर की, जैसे मैं कहता हूँ कि वो अपने मटेरियल को या अपने प्रोडक्ट को ना अपने साथ रख के लेके चलते हैं। अब इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट लिया है, धानी है और एक उमर है, फास्ट बॉलर्स। तो अगर ये बन गए तो फिर इनको रिलीज़ कर देंगे या 2 साल बाद ये रिलीज़ कर देंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, ज़रा आप ज़रूर पूछिए उनसे। जी हैदर। अच्छा, पहले तो जी देखें, पहली जो उन्होंने बात की, आपने मुझसे आई बिलीव ये क्वेश्चन इन जेस्ट पूछा था, मैंने इन जेस्ट जवाब दे दिया कि मेरा बस चलता तो मैं भी सबको उठाता। तो पहले मजाक कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर आई वुडंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग देयर। नहीं, मजाक लेकिन जहाँ तक आपने से नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिकू भाई, जहाँ तक आपने बात की मोहम्मद इलियास की, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमर्जिंग प्लेयर थे, हमारे साथ थे, 2 साल PSL साथ खेले हैं। लेकिन देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है इस सारी सिचुएशन में, जब आप किसी प्लेयर की कोई जगह बन रही हो एज इमर्जिंग, तो जब उसकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिल्वर हो जाती है तो पहले तो आपकी 11 में बिल्कुल आराम से फिट इन करता है, लेकिन अगर वो एज सिल्वर फिर जब बारी आती है तो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली फॉर अ फ्रेंचाइज विच इज़ इन देयर टू मेक द बेस्ट कॉम्बिनेशन, उन्हें फिर उस एक यंग प्लेयर को अगर खिलाना है तो किसी इस्टेब्लिश्ड या किसी हायर रेटेड प्लेयर को उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है। हमारा जो, आपको बड़ा फ्रैंक बताऊं, हमारा जो ऑनेस्ट प्लानिंग थी वो ये थी कि इलियास को रिलीज़ करके हम ड्राफ्ट में फिर चांस लें टू पिक हिम अप।
दैट वाज अ प्लान, लेकिन आई एम हैप्पी दैट ही गॉट पिक्ड बाय कराची। जहाँ तक आपने बात की क्या हम इन लोगों को रिलीज़ करेंगे, अगेन देखें जी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा अभी इन 2 साल ये प्लेयर्स के साथ कैसे चलते हैं, क्योंकि जो इमर्जिंग का रूल होता है वो ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए पिक नहीं होते तो आप 2 साल तक एज इमर्जिंग खेल सकते हैं या टिल द टाइम यू रीच द एज ऑफ 23। एंड आई पर्सनली बिलीव अभी श्योर कैरी ऑन जी हाँ, सो अभी तक तो जो हमारी प्लानिंग हो यही लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चले हैं। हमने एक 24-year-old सोहेबुल्ला को भी एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर ही उठाया है। इफ़ ही क्लिक्स विद अस देन होपफुली इंशाल्लाह ही विल बी विद अस फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। तो ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन जो सिकू भाई आपने बात की ना छोड़ने वाली, देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कुछ 1-2 ऐसे इमर्जिंग खिलाड़ी थे अपनी टीमों के साथ जिन्होंने एज इमर्जिंग प्लेयर्स एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, लेकिन जब वो सिल्वर बन गए तो उनकी जगह मुश्किल बन गई इन एनी टीम। इसमें प्राइम एग्जांपल हसन खान है। हसन खान इनिशियल ईयर्स में प्रोबेबली बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर थे। और उमर खान की भी एग्जांपल हमारे सामने है। अनफॉर्चुनेटली द रूल्स आर इन सच अ वे कि अगर आपने सिल्वर कैटेगरी में आकर परफॉर्म करना है तो यू हैव टू टेक योर टैलेंट टू द नेक्स्ट लेवल। पॉइंट बीइंग हैदर की ड्राफ्टिंग का सिनेरियो ही ऐसा है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल महमूद अहमद, आप एक सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो इमर्जिंग कैटेगरी की ट्रू एसेंस है इसको भी समझना जरूरी है। अगर इमर्जिंग कैटेगरी में एक प्लेयर हमें 2-3 साल तक नजर आता रहता है तो फिर उसमें बहुत सारे और इमर्जिंग प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। तो दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड कि इमर्जिंग प्लेयर्स भी चेंज हों, हर साल नए इमर्जिंग प्लेयर्स हमें नजर आए, वो प्लेटफॉर्म पर आए, परफॉर्म करें, नेक्स्ट लेवल पर आ जाएं और फ्रेंचाइज तक ना फंसे रह जाएं। महमूद आमिर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक इमर्जिंग प्लेयर है कि आपने उसको परफॉर्मेंस भी कर रहा है, वो 2 साल अच्छा खेला है, जिस फ्रेंचाइज से भी खेलता है वो, लेकिन फिर वो जब सिल्वर के अंदर आता है तो जब अच्छा है वो तो वो सिल्वर के अंदर क्यों नहीं पिक होता। अब जैसे आपने हसन खान की बात की है, बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर हम उसकी T20 की परफॉर्मेंस अगर अभी देखें, जो डोमेस्टिक T20 हुआ था उसकी बैटिंग देखें, उसकी फिर ओवरऑल देखें तो वो एक कंप्लीट पैकेज था। तो क्यों नहीं इमर्जिंग से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके वो सिल्वर में वो प्लेयर किसी ने उठाया, मतलब ये क्या वजह हुई। मतलब मेरी कुछ चीज़ों हैं जो इसके साथ ड्राफ्ट के अंदर समझ में नहीं आती कि वो प्लेयर क्यों रह जाता है, कर दीजिएगा वो लंगर ऑन के लिए क्यों नहीं जाता, वो पीछे क्यों हो जाता है। ठीक है हैदर, इसी बारे में जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हमारे गेम प्लान का हिस्सा होते हैं लेकिन ड्राफ्टिंग में हमें मिल नहीं पाते, कोई और फ्रेंचाइज उनको उठा लेती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ड्राफ्टिंग के दौरान और ड्राफ्टिंग के बाद समझने की जरूरत है। अच्छा, पहले मैं महमूद भाई के जो सवाल है उस पर मैं ज़रूर पहले करूँगा, क्योंकि महमूद भाई की बात बहुत पर्टिनेंट है। क्योंकि देखिए इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को पोटेंशियली लूज़ कर सकते हैं। मैं महमूद भाई आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ओनली ऑन बिहाफ ऑफ मुल्तान सुल्तान्स बात कर सकता हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत सीधी सी सिचुएशन थी जी, जब हमने 3 लेग स्पिनर्स, खुशदिल शाह की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एडम लाइथ की राइट आर्म ऑफ, जब हमें पता था कि हमारे पास है, तो हमारी टीम में लेफ्ट आर्म स्लो की ऑप्शन बन नहीं रही थी। तो मैं मतलब उस तरीके से तो, वरना फिर मोहम्मद असगर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर एनीवन। वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जो इमर्जिंग में बहुत मैचेस खेल गया, लेकिन जब सिल्वर में आया तो उसे उस तरह चांस नहीं मिला। लेकिन देखिए हसन खान का जो केस है ये बहुत यूनिक इसलिए, और ये बहुत रेलिवेंट केस मैं इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि हसन खान पहले 3 साल कोयटा का कोर हिस्सा थे। फिर जब वो सिल्वर में गए, लाहौर में उन्हें फिर वो जगह नहीं बना सके, और फिर उसके बाद आप देखें तो PSL 5 में वो पिक भी नहीं हुए थे, PSL 5-6 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह हसन हैज़ डन सो वेल विद हिज बैट एंड ऑल्सो विद द बॉलिंग एंड द फील्डिंग कि अब मुझे लगता है कि अगर कोई रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन होती है तो उसमें टीम्स वुड बी लुकिंग एट हसन खान। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। जहाँ तक दानिश आपका सवाल था रिलेटेड टू कि अगर प्लान ए आपका मीट ना हो, तो देखिए आपने सबसे पहले जब आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारे इधर PSL में काफ़ी हद तक हम लोग गैस कर चुके होते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हमारे से पहले उठ चुके होंगे, स्पेशली टिल द गोल्ड कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी वहाँ होती है जहाँ पर हमें अमूमन कोई ना कोई सरप्राइजेस ज़्यादा आते हैं। तो जब होते हैं तो आपने हर पिक के लिए
आपने 2 से 6 ऑप्शंस प्रिपेयर की होती हैं और आप साथ साथ अपनी लिस्ट को चेक करते रहते हैं कि आपका कौन कौन सी जो स्किल सेट है वो आपका पूरा होता जा रहा है। तो इसलिए मतलब मैं आपको एक कैटेगोरिकली एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी पहली बारी है और मुझे अगर क्रिस लेन पिक हो जाते हैं तो मैं फिर सेकेंडली मैंने एक ऑप्शन, क्योंकि मेरी नंबर 2 थी, तो मैं जो 2 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, आई एम डेफिनेट टू गेट वन ऑफ देम। सो दैट इज हाउ वी प्लान एवरी सिंगल राउंड। मेक सेंस। और इससे पहले फिर दानिश जी उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने 3 राइट आर्म लेग स्पिनर लिए हैं, तो अगर एक बीच में खब्बा या कोई ऑफ स्पिनर का उनके पास क्यों नहीं मतलब उन्होंने ऑप्ट किया? वाई 3? वो तीनों तो खेलेंगे नहीं, बाहर ही बैठेंगे, उनमें से 2 तो बाहर, एक बाहर बैठेगा। नहीं मतलब ये कि 3 राइट आर्म लेग स्पिनर्स लिए ना जी। हैदर वो भी बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा सीकू भाई यहाँ पर अब मैं वापस उस जोक पर आ जाऊंगा, क्योंकि अगर हमारा बस चलता तो हम राशिद खान भी उठाते, अटैक राशिद खान और सुहेल तनवीर कराते, मिडिल में लाला और उस्मान कादिर कराते, और तो सुहेल तनवीर को बॉल ही नहीं कराते, नया बॉल ही नहीं से करा लेते। ये भी हो सकता था। और कई दफा अभी देखा है बेंच पे मुशी भाई भी बैठे हैं। ये हजारों ख्वाहिशें अभी ऐसी बेंच पे कि मुशी हर भाई भी ख्वाहिश पे बैठे। दूसरी टीम का दम निकले, बस कर दे, दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है भाई। नहीं, एक और तरीका भी होता है ना दानिश, सबको लेके अपने पास रख लिया, कोई उनके अगेंस्ट ही ना खेले। वो ये तो भी है, हो सकता है। जिस टीम से आप खेलते थे वो ये करती थी। सिकू भाई क्रिकेटिंग रीजंस हमारे ये थे कि क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स ऑलरेडी हमारे रोस्टर पे थे, क्रिकेटिंग रीजंस अगर आप देखें तो हमने विद एक्सेप्शन ऑफ 2 गेम्स हमने हर मैच में कम से कम 2 लेग स्पिनर्स खिलाए हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप स्टेजेस टॉप की थी, और हमारे टॉप करने में बुनियादी वजह उसकी ये थी कि हमारी बॉलिंग में हम मिडिल ओवर्स जो थे हमने मिडिल ओवर्स विन किए थे। शाहिद आफरीदी और इमरान ताहिर were the most economical in that phase, and Imran Tahir was in fact one of the highest wicket takers in that particular phase. तो हमने ये establish किया था कि ये जो हमारी strength है इसे तो हम continue रखेंगे, और ये इस पे बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी, और उस्मान कादिर is someone who we definitely want to have for the future. हम लोगों ने जब बात हुई थी playoffs की भी, तो playoffs में भी it was a bit too late to experiment, but we were even considering playing 3 leggies in the game. तो it is something that we're very happy about, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फर्म बिलीफ है, जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर है आलमगीर खान तरीन साहब और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद, मतलब ऑब्वियसली बात है मुशी भाई तो इसके फेवर में होंगे ही। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ रिस्ट स्पिनर्स। जो आपने बात की ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की, तो सिखो भाई पिछले अगर आप 1.5 साल से देखें तो खुशदिल हैज़ इम्प्रूव्ड हिज बॉलिंग अ लॉट। मगर अभी तो मैंने सुना था वो विकेट कीपर हैं, वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन नहीं वैसे शायद नहीं किया जा सकता। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं चाहता हूं कि ये इस कॉम्बिनेशन से, यानी कि 2 राइट आर्म स्पिनर से ये जीतें। क्यों? इसलिए कि मैं भी ये आर्गुमेंट कर रहा हूं कि पाकिस्तान टीम को भी 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिला सकता है। और एग्जैक्टली सिकंदर जो हैदर भी बात कर रहे थे ना, की बात नहीं है कि जी 2 नहीं खेल सकते, हाँ, ये खेल सकते हैं। ये हैदर जो अभी बात कर रहे थे ना टीम सिलेक्शन की, और उन्होंने पिछले साल क्या खिलाया था, एग्जैक्टली वही बात थी जो आप कर रहे थे कि आपके पास जो भी प्लेयर हो डिपेंड करता है आप प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं, कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं। नहीं मगर शाहिद और इमरान के होते हुए जो है वो आप कैसे किसी को बिठा सकते हैं? मतलब 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि शाहिद आफरीदी शायद हर मैच के लिए अवेलेबल ना हो। इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, देखिए एक तो पिछले सीज़न में भी देखिए 1-2 मैचेस लाला को हमने रेस्ट करवाया था, क्योंकि हम उनका वर्कलोड मैनेज करते हैं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है हम उनका वर्कलोड मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही करते हो, बिल्कुल सही करते हो जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नोट करें तो ये तीनों बहुत अपने ही उसमें डिफरेंट स्टाइल के लेग स्पिनर्स हैं, ऑल 3 ऑफ देम। मतलब उस्मान कादिर को प्रेडोमिनेंटली अगर हम यूज करें तो मिडिल ओवर्स में करें, इमरान ताहिर हमें अक्रॉस द 20 ओवर्स की बगैर किसी शक के, देखो इसमें बिल्कुल हैदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर मेरे पास भी चॉइस हो तो मैं 2 को रखूं। मैं तो बहुत दिनों से ये बात कहे जा रहा हूं कि पाकिस्तान टीम में भी अगर 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खेल सकते हैं, टेस्ट मैच में खिलाएं आप दूसरी टीमों को देखें, उन्हें तो गुगली नहीं समझ में आ रही। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम महमूद अहमद साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे। काफी टाइम हो गया, हमने उनसे सवाल नहीं किया सर, अपॉलॉजीज फॉर दैट। जल्दी से ब्रेक से आके सबसे पहला सवाल आप ही सही हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। हमारा एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन किया हुआ है मुल्तान सुल्तान के COO हैदर अजहर ने भी। ब्रेक पर जाने से पहले महमूद हामिद साहब के पास जाना चाहता था मैं। महमूद हामिद, हम टीम स्ट्रेंथ की तो बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या खेल सकती है मुल्तान सुल्तान की। पाकिस्तानी पिचेस पर ख़ास तौर पर जो हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि 2 लेगीज़ एक साथ खेल सकते हैं, उसके अलावा आप एक पार्ट टाइम स्पिनर खुशदिल शाह की सूरत में भी खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुल्तान सुल्तान को इवेंचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और यही वजह थी कि पिछले साल भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। डेफिनेटली देखें, 2 लेग स्पिनर की जो बात है, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं और शाहिद और इमरान जो हैं वो दोनों इसी तरह के बॉलर हैं कि वो आपको मैच जिता के से अब आउट करते हैं तो मैच आप जीतते हो। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। आपसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑलराउंडर्स आप खिलाना चाहते हैं, अब हैदर बेहतर उसके वो बता सकते हैं उनकी कॉम्बिनेशन, फर्स्ट 11 इनकी कॉम्बिनेशन वो किस तरह का खिलाना चाहते हैं कि 5 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर, किस तरह के बॉलर वो किस तरह वो डालना चाहते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन तो बेसिकली अब इनके पास जो फास्ट बॉलिंग में ऑप्शंस भी आ गए हैं। इनको एमर्जिंग के अंदर अगर उमर को या दानानी को खिलाते हैं, एक तो उनको खिलाना पड़ेगा। फिर इनके पास सीनियर बॉलर में आ जाते हैं, सोहेल खान आ जाता है, सोहेल तनवीर आ जाता है, ऑलराउंडर्स में ब्रेथवेट इनके पास है। तो इनके पास चॉइसेस हैं कि ये अपनी एक अच्छी जो फर्स्ट 11 बना सकते हैं। सिर्फ मुझे एक चीज़ का वो है कि रिजवान को इन्होंने जो लिया है कि इसके साथ कोई और विकेट कीपर है या नहीं। जैसे शिकू भाई का एक सवाल था कि खुशदिल भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि खुशदिल जो है वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शायद उनको नहीं देखा। शायद अगर करते हों तो कोई ऑप्शन है। और कि रिजवान अगर खेलते हैं तो किन नंबर्स पे खेलेंगे, ओपन करते हैं या मिडल ऑर्डर में नीचे कहाँ पर खेलते हैं, लोअर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है, क्योंकि कराची किंग्स में भी रिजवान की जगह जो है जो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं बन पा रही थी। तो अब ये तो हैदर या शान मसूद एज कैप्टन वो क्या कॉम्बिनेशन किस तरह खिलाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझ रहा हूँ कि उसके अंदर बस अब यही एक फैक्टर रह गया कि विकेट कीपर बैट्समैन वो कौन खेलता है। तो बाकी इनके पास शोएब मकसूद एज ए गुड प्लेयर बहुत ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर के अंदर है। इनके पास रायलो रोसो उनकी ज़बरदस्त चॉइस है जो कोयटा के लिए भी खेलते रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस। तो टीम एज ए कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है और देखना होगा ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन 11 का ये क्या बनाते हैं। हैदर, इनिशियली रिजवान से मुताल्लिक जो पूरा एक डिस्कशन था। हाँ जी जी, थैंक यू महमूद भाई फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा महमूद भाई, इसके अंदर मैं आपको एक तो थॉट प्रोसेस आपको बताता चलता हूँ। हम लोगों ने ऑब्वियसली बात है रिजवान को स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि कितना सीनियर प्लेयर है, कितना एक्सपीरियंस प्लेयर है और किस तरीके से उन रिसेंटली वो खेलते रहे हैं। रिजवान को हमने प्रिडोमिनेंटली पिक एज आर फर्स्ट चॉइस कीपर ही किया है। और उसके अंदर जो अब ऑब्वियसली बात है, जब एक दफ़ा कैंप लगेगा और उसके बाद जब हम कैंप में कोचेस के सामने देखेंगे, थिंक टैंक के साथ देखेंगे, क्यों देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशंस कुछ एक दो ऐसी कर सकते हैं टू सी वेदर दे वर्क और नॉट। आपने पिछले साल देखा हमारी जो नेथन लीमन वाली एक्सपेरिमेंट थी वो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में कर दी कि बाहर से सारी बॉलिंग चेंजेस हो रही थी। तो हम लोग वी आर अ वेरी वेरी इनोवेटिव फ्रेंचाइज व्हेन इट कम्स टू दैट। तो रिजवान को तो डेफिनेटली एज अ कीपर बैट्समैन पिक किया है। जहाँ तक आपने बात की कि इसका बैकअप क्या है, तो बिफोर द ड्राफ्ट मेरी खुशदिल से डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई थी। खुशदिल एक्चुअली 2 टूर्नामेंट्स में, 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कीपिंग कर चुके हैं। तो खुशदिल इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल कमिंग इन एज अ बैकअप कीपर इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये सूरत हाल है हमारी। तो हम लोग इस वक्त दानिश, क्योंकि अच्छा सॉरी, हाँ वो आपने बता दिया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया, बोले आप। नहीं सिखू भाई ये कह रहा था मैं कि खुशदिल से कॉन्वर्सेशन करके उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि ड्राफ्ट में हम प्राइमरीली इधर चले जाते हैं। वी वर आल्सो कंसिडरिंग गोइंग फॉर अ फॉरेन विकेट कीपर बैट्समैन ऑप्शन, लेकिन वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन दैट वी हैव। खुशाइन बात ये है, हैदर सिर्फ को सेलेक्ट तो किया है, उसके बहुत साथ अच्छा को वाइस कैप्टन भी बनाया है। ये अच्छा फैसला है क्योंकि आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं एक प्लेयर को, जैसे आपने कहा वो सीनियर प्लेयर बन चुके हैं, पाकिस्तान की टेस्ट की कैप्टनसी भी कर चुके हैं। ही नीडेड दैट प्रोटोकॉल। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या अपॉइंट किया है रिजवान को? रिजवान को आपने वाइस कैप्टन भी अपॉइंट किया है। नहीं दानिश, हमने कोई वाइस कैप्टनसी वाली अपॉइंटमेंट नहीं की। वहाँ मेंशन आ रहा था।
नहीं, वी हैवंट, वो हमने वी हैवंट अपॉइंटेड एनीवन एज द वाइस कैप्टन राइट नाउ. वी विल बी डूइंग सो इन ड्यू कोर्स. जब एक दफ़ा कैंप लगेगा, जब एक दफ़ा हमारे सामने सारे होंगे, द थिंक टैंक विल सिट एंड देन वील हैव अ कॉन्वर्सेशन. आपको ये वाली बात भी अप्रिशिएट करें कि the preparation for this PSL is very different to all previous PSLs. क्योंकि अब ये आलिया पर तो जानती हैं कि मैं एक दो और मसाइल भी एड्रेस करा रहा था PSL और फ्रेंचाइजेस के, तो उसमें हम लोग ज़रा ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे. तो लेकिन अभी हमने ये वाले फैसले करने हैं. अच्छा, एक चीज़, सॉरी महमूद बोल. नहीं आप सिको भाई. नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे इस पूरे PSL में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे हिट करती है, आप भी हैदर उस पर कोई कमेंट्स दे सकते हैं कि एक लड़का जो पाकिस्तान टीम का ओपनर हो, कप्तानी कर रहा हो तीनों फॉर्मेट की, वो उसको कोई हम कंसिडर नहीं कर रहे. मतलब उसको हम कराची वालों ने तो रिलीज़ ही कर दिया. मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इधर होना चाहिए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्रेंचाइज इधर आ गया है और पाकिस्तान नीचे आ गया, कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के, अब शान मसूद है, ठीक है, ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही मस्ट बी डूइंग वंडर्स फॉर यू, बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी की, मगर एक अजीब सी फीलिंग आती है. वहाँ जो है बाबर आजम कप्तानी नहीं कर रहे, यहाँ पर ये नहीं कर रहे, वहाँ पे जो शख्स कप्तानी कर रहा है वो अभी टीम में उसकी जगह नहीं बन पा रही. तो एक मुझे थोड़ा सा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो क्रिकेट खेली देखी और क्रिकेट से अटैच हुआ, मैंने कहीं ये नहीं देखा कि मुल्क का कप्तान अपनी डोमेस्टिक के अंदर कप्तानी नहीं करता या उसकी वो पोजीशन नहीं होती. वैसे रिजवान ओपन करेंगे आपके प्लानिंग में या वो मिडल ऑर्डर खेलेंगे? आपने क्या प्लान किया उनके लिए? हमने जो सिकू भाई जिस नीयत से मैंने ड्राफ्ट किया था, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक बताता हूँ, जिस नीयत से मैंने ड्राफ्ट किया था उस नीयत में Len is one definite opener, and the other opener is what we have to decide upon. James Vince का रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है एज एन ओपनर. एडम लाइथ जो 2 गेम मैचेस खेले, उनका रिकॉर्ड आपके सामने है. अगर हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए तो वी इवन हैव द ऑप्शन ऑफ लेटिंग शान मसूद ओपन. तो हमने अगेन ये सारी चीज़ें देखेंगे. लेकिन जो आपने पहली बात की ना सिकू भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है या जो फ्रेंचाइज में होते हैं उनमें कंप्लीट प्रोगेटिव आई गेस ओनरशिप का होता है टू सी कि उनकी फ्रेंचाइज को कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूं, क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा, मगर मुझे एक फीलिंग्स अजीब सी फीलिंग आती है कि मैंने जब से क्रिकेट खेलनी शुरू की और अब तक और खेला देख रहा हूँ, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं किसी मुल्क का. आप अगर स्टैट्स वगैरह बहुत अच्छा जानते हो तो मुझे कोई प्लीज़ कोई मिसाल दे दो. मैंने हर एक को बोला हुआ है कि किसी मुल्क का कप्तान अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान ना हो. मुझे एक मिसाल दे दें पाकिस्तान के अलावा. वैसे ही मैं आपसे मैं उस पर आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ. नहीं आई अंडरस्टैंड आप जो बात करें एंड आई एग्री विद यू इन फैक्ट, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं या लीग्स होती हैं, दे शुड बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटीज टू फर्दर पॉलिश योर लीडर्स. बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. लेकिन आई थिंक वो कई जगहों पर वो होता है, कुछ फ्रेंचाइजेस का कंफर्ट लेवल होता है विद देयर कैप्टन एंड विद द लीडर्स दैट दे हैव. तो प्रॉब्ली ये वजह है तो उसमें या. लेकिन जहाँ तक अगर आप क्रिकेटिंग बात करते हैं तो पिछली दफ़ा जब मेरी एक दो लोगों से कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हुई थी वो ये थी कि दे वर वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद, स्पेशली जब यूएई में होता था PSL, तो दे वर वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद हैविंग 2 शीट एंकर्स इन द टॉप 3. तो उसमें फिर अमूमन रिजवान की बेस्ट पोजीशन मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इज़ एक्चुअली इन द टॉप ऑर्डर. लेकिन और वो खुद भी टॉप ऑर्डर में खेलना चाहते हैं. लेकिन फ्रेंचाइजेस में देखें जब आपके पास ऑप्शन होती है बाहर फॉरेन बैट्समैन उठाने की हु आर मोर एक्सप्लोसिव, जो आपको पहले पावर प्ले में ही मैच किसी ना किसी जगह आपको जिता देते हैं, तो फिर आई थिंक यू विल ऑलवेज गो फॉर दोज ऑप्शंस इनिशियली. इस बार भी ऐसा लगता है आपको महमूद आमिद, क्योंकि हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहे हैं, चैलेंज करेगी मुल्तान सुल्तान की टीम जैसे कि पिछले साल किया था? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे ये? नहीं, बट डेफिनेटली टीम अच्छी बैलेंस टीम है. सिर्फ मुझे एक ही वीकर लिंक नज़र आता है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और क्योंकि इन्होंने सेकंड ऑप्शन नहीं रखा, खुशदिल से इनकी डेफिनेटली बात हुई है. बट आई बिलीव ऑन द स्पेशलिस्ट, ऑलवेज आई बिलीव ऑन स्पेशलिस्ट. तो स्पेशलिस्ट जो होता है वो विकेट कीपर जो है ना, वो एक बैकबोन होता है जो टीम की. अब क्योंकि मैचेस बहुत होते हैं, 10 मैचेस हैं, आपने कहीं ना कहीं कोई इंजरी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है.
हमने ऐसा पाकिस्तान टीम में भी देखा है कि T20 के अंदर हमने एक मेक शिफ्ट विकेट कीपर खिलाया, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो ये मुझे थोड़ा सा हैदर वीक कर लेंगे है, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल आपकी जो टीम है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम यहीं तक था। नहीं, इसमें सिर्फ दानिश इफ आई मे ओवर है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैं महमूद भाई की बात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ कि यूजली स्पेशलिस्ट को आपको प्रेफर करना चाहिए, लेकिन महमूद भाई पिछले सीजन भी ज़ीशान अशरफ वाज नॉट अ कीपर, ही वाज मेड अ कीपर ड्यूरिंग द कैंप। एक तो और क्योंकि हमारे जो रिचर्ड हॉलसॉल थे हु वर्कड विद हिम, वर्कड वेरी वेरी हार्ड, और उससे पहले अब्दुल रहमान साहब को क्योंकि हमने कह दिया था तो उन्होंने भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। तो ज़ीशान अशरफ डिड रियली वेल, उसने कोई बॉल नहीं छोड़ा था हमारे लिए। और आप ये देखें कि ही वाज कीपिंग बिहाइंड द लाइक्स ऑफ शाहिद अफरीदी, इमरान ताहिर। लेकिन एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एंड दिस इज समथिंग जो शायद प्रॉबली किसी दिन मौका मिला तो हम और ज़्यादा डिटेल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो ये है कि सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में एट एन एवरेज आपके कीपर के पास 10 से 12 के 13 बॉलें जाती हैं। उसके लिए आप अगर अपनी बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो makeshift keeper can be a solution, but this is not for Multan Sultans, but this I hope if we get an opportunity someday to discuss this in detail, PSL में ही नहीं बल्कि हमने दुनिया भर की लीग्स में ऐसा देखा है कि मेकशिफ्ट विकेट कीपर्स या पार्ट टाइम विकेट कीपर्स को इस्तेमाल किया जाता रहा है ताकि अपनी टीम कॉम्बिनेशन को मजीद स्ट्रेंथन किया जा सके। हैदर बहुत शुक्रिया आपका, महमूद हामिद आपका भी शुक्रिया, सिकंदर बख्त आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा था मुझे एक पॉइंट पे कि मुल्तान सुल्तान पे एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें, बट इवेंचुअली हमने सारी बातें कर ली हैं। बाकी रोल आप सबका है, अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करें और फॉलो करते रहें उन टीम्स को। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।